जय हिंद। सोवियत संघ की एक लोक कथा है कि एक बार एक किसान बाजार चौक पर खड़े होकर चिल्ला रहा था कि कृषि मंत्री मूर्ख है। इस बात पर उसे 10 साल और 1 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। 1 महीना मंत्री की बदनामी के लिए और 10 साल राज्य का रहस्य उजागर करने के लिए। इस बात से आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है कि किसान की सजा संतुलित नहीं थी। 4 अगस्त 2023 को मोदी सरनेम डेफेमेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दिया कि सूरत की ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा देते हुए उसका कारण ही नहीं बताया, जिसके बाद राहुल गांधी की एक बार फिर से पार्लियामेंट में एंट्री हो गई और उनको अपना सरकारी आवास भी वापस मिल गया। भारत एक आवाज है और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना। मानहानि और डेफेमेशन क्या होता है, तीनों कोर्ट्स ने राहुल गांधी मामले में अपने क्या फैसले दिए हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. On Thursday, a court found Gandhi guilty of defamation and sentenced him to 2 years in prison. मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। वीडियो क्लिप को एक बार ध्यान से सुने ताकि आपको पता लगे कि राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बोला था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अनुसार ये पूरे मोदी समाज का अपमान है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जानना जरूरी है कि मानहानि यानी कि डेफेमेशन होता क्या है। मानहानि का अर्थ होता है कि किसी के मान का हनन करना। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी को बदनाम करना। मानहानि का पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इंडियन पेनल कोड 499 और 500 के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। इन धाराओं के अनुसार किसी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, झूठ फैलाना, उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या फिर छपवाना मानहानि माना जाता है। डेफेमेशन 2 तरीके से हो सकती है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल केसेज में सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है और क्रिमिनल केसेज में जुर्माने के साथ साथ 2 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान भी है। राहुल गांधी पर मामला दर्ज होने के बाद 4 साल तक ये मुकदमा चला और 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। Surat Sessions Court dismissed Congress leader Rahul Gandhi's plea for a stay on his conviction in the 2019 criminal defamation case for his Modi surname remark. Rejecting his plea, the Surat court told Rahul Gandhi that being an MP, he should have been more careful. और इसके बाद राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया गया अपर कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। कानून के मुताबिक राहुल गांधी को सजा मिलते ही उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई और उनको अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा। जस्टिस हेमंत परछक ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 मामले अभी भी लंबित पड़े हैं। मौजूदा केस के बाद इनके खिलाफ और मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने भी दायर किया है। जस्टिस हेमंत ने कहा कि दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा, दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आवेदन खारिज किया जाता है। इसके बाद राहुल गांधी 15 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, जिसका फैसला 4 अगस्त 2023 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक लगेगी, यानी कि उनकी सजा पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को डिटेल में सुनते हुए 3 बातें कही। पहली, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी, यानी कि जज ने कोई कारण ही नहीं बताया। दूसरी,
अधिकतम सजा के चलते लोकसभा की ये सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, ये उस सीट के सभी वोटर्स के अधिकार का मामला है। और तीसरी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भाषण में कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी की आईटी सेल को टारगेट किया। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने में बीजेपी की आईटी सेल का ही हाथ है। भारत में आए दिन मानहानि के केसेस दर्ज होते रहते हैं। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस के बीच मानहानि के मुकदमे दर्ज होना एक आम बात है। ऐसा ही एक मामला 2011 में सामने आया था जब टाइम्स नाउ के हेड अर्नब गोस्वामी थे। टाइम्स नाउ ने मल्टी करोड़ के स्कैम में गलती से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक फोटो 15 सेकंड के लिए दिखा दी थी। इसके बाद रिटायर्ड जज ने टाइम्स नाउ के खिलाफ डेफेमेशन केस डाला था। मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर बड़ी सख्ती से पेश आए थे और उन्होंने टाइम्स नाउ को इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर मामले को आगे परस्यू करना चाहते हो तो 20 करोड़ रुपए पहले कोर्ट में जमा करवाइए और 80 करोड़ की सिक्योरिटी दीजिए। अनिल अंबानी ने अपने ही भाई मुकेश अंबानी पर सन 2008 में 10,000 करोड़ का डेफेमेशन केस दायर किया था। अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली। जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए चीफ और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर डीडीसीए में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया था, तो अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल किया था। जय शाह वर्सेस द वायर। द वायर में एक आर्टिकल छपा कि जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, उनकी संपत्ति सन 2014 के बाद से लगातार बढ़ रही है। तो इसके रिवर्ट बैक में जय शाह ने द वायर के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। रामदेव वर्सेस जुगरनॉट बुक्स। जुगरनॉट पब्लिकेशन ने बाबा रामदेव पर एक बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था गोडमैन टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। इस पर बाबा रामदेव भड़क जाते हैं और उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हुए कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ और मेडिकल प्रैक्टिसेस को बुक के अंदर गलत दिखाया गया। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिनका यहाँ पर जिक्र कर पाना संभव नहीं है। इन केसेस का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी था ताकि आप समझ सको कि भारत में इतने बड़े बड़े मानहानि के मुकदमे हुए हैं, सजा अभी तक एक भी मामले में नहीं हुई। राहुल गांधी मानहानि केस को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानहानि के आपराधिक कानून को एक हथियार बनाया गया ताकि विपक्ष के प्रमुख नेता की संसद से विदाई हो सके। मुनेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है बड़ी मजबूती से। हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान। अगर जज ने 2 साल से 1 दिन भी सजा कम दी होती तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म नहीं होती। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी करने से पहले उसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी होता है। राहुल गांधी मानहानि केस के पूरे मामले में, चाहे वो संसद से सदस्यता भंग करना हो या सरकारी आवास को खाली करवाना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्दबाजी में नजर आई है। मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में राहुल गांधी को नुकसान होने की बजाय फायदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा और डेफेमेशन केस दोनों ही चीजें राहुल गांधी के लिए वरदान साबित हुई हैं और वो कुछ हद तक पप्पू वाली छवि से उभरते हुए नजर आ रहे। माननीय मोदी जी को इस पूरे मामले में बड़ा हृदय दिखाना चाहिए था और उनको आगे आकर बोलना चाहिए था कि मैंने राहुल गांधी को माफ कर दिया है, और पूर्णेश मोदी को केस विड्रॉ करने के लिए बोल देते तो पूरे संसार में प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कांग्रेस से बीजेपी में आई खुशबू सुंदर ने ठीक ऐसे ही शब्दों का प्रयोग ट्वीट के जरिए किया था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी से कांग्रेस में आई, सुंदर जी की सोच मोदी जी के प्रति ठीक हो जाती है और इस पूरे मामले पर तो बीजेपी ने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात आती है तो मुझे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण याद आ जाता है। भारत की पहचान पूरे संसार में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर है और हमें ये पहचान बनाए रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।